हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, नहीं तो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं UGC नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस राजनीति विज्ञान से। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा राजनीतिक सिद्धांत से। राजनीतिक सिद्धांतों को सरकार के उद्देश्य के बारे में व्यवस्थित सोच के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो इसको परिभाषित किया गया है पेलामेनोट्स के द्वारा। किसने? पेलामेनोट्स के द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। पेलामेनोट्स ने राजनीतिक सिद्धांत को सरकार के उद्देश्यों के बारे में व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया है। लेनिन के लेखों के आरोही क्रम में सही उपक्रम बताइए। तो जो लेनिन है, इनके द्वारा जो लेख थे उनका आरोही क्रम बताना है। सबसे पहले इनने दिया था द स्टेट ऑफ एंड रेवोल्यूशंस, फिर दिया था इनने दी फॉलिटेरियन रेवोल्यूशंस एंड रेनेगेड कोटेस्की सेकंड नंबर पर थी। थर्ड नंबर पर है लेफ्ट विंग कम्युनिज्म और फोर्थ नंबर पर है द वॉर एंड द सेकंड इंटरनेशनल। लेनिन के लेख हैं, उनके आरोही क्रम का सही उपक्रम होगा दी वॉर एंड दी सेकंड इंटरनेशनल 1932 में आया था। उससे पहले दी स्टेट एंड रिवोल्यूशंस 1917 में आया। दी फॉलिटेरियन रेवोल्यूशन एंड रेनेगेड कोटेस्की ये 1918 में आया। लेफ्ट विंग कम्युनिज्म ये 1920 में आया। UGC ने इसका आंसर ये माना था, लेकिन इसका विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट आते हैं माओ की सुप्रसिद्ध उक्तियों के निम्नलिखित में से कौन सा समाविष्ट नहीं है, बताइए। तो जो माओ है, इनकी सुप्रसिद्ध उक्तियों में युद्ध में अस्त्र महत्वपूर्ण कारक होते हैं परंतु निर्णायक नहीं होते, ये सही हो जाएगा। दूसरा, राजनीतिक खून खराबे के बगैर युद्ध है, तो ये गलत है। थर्ड है पार्टी गन को नियंत्रित करती है और गन को पार्टी को नियंत्रित करने की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। और फोर्थ है आइए सैकड़ों फूलों को खिलने दे और सैकड़ों विचारधाराओं संप्रदायों को प्रतिस्पर्धा करने दे, तो ये भी सही हो जाएगा। माओ की उक्तियां निम्न प्रकार हैं। पहला, युद्ध में शस्त्र महत्वपूर्ण कारक होते हैं परंतु निर्णायक नहीं होते, सही है। पार्टी गन को नियंत्रित करती है और गन को पार्टी को नियंत्रित करने की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए, ये भी सही है। थर्ड है आइए सैकड़ों फूलों को खिलने दें और सैकड़ों विचारधाराओं को प्रतिस्पर्धा करने दें, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बंदूक शक्तियों की नोक से निकली है, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजनीतिक दार्शनिक से संबंधित प्रश्न। पहला है सावित्री के लेखक कौन है? सावित्री को लिखा गया है अरविंदो घोष के द्वारा। अरविंद घोष की प्रमुख रचनाएं निम्न है। पहला आता है द लाइफ डिवाइन, दूसरा एसेज ऑन गीता, तीसरी है सावित्री, चौथी है ह्यूमन साइकिल और फोर्थ या फिफ्थ आ जाएगी द सिंथेसिस ऑफ योगा। नेक्स्ट है एक बार प्रभु को प्रवेश करने दिया जाता है तो मानव की संप्रभुता का अंत हो जाता है, यह किसने कहा था? ये कहा था एम एन रॉय के द्वारा। किसने कहा है? एम एन रॉय ने कहा है। एम एन रॉय को प्राचीन मानवतावाद की धर्म प्रधानता स्वीकार ना थी। उनके अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है और इसने इतनी क्षमता होती है कि वह संसार को आज के बजाय अधिक श्रेष्ठ और सुंदर बना दे। इनकी पुस्तक है न्यू ह्यूमनिज्म आ मैनिफेस्टो 1947। नेक्स्ट आता है मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? मूल्य के श्रम सिद्धांतों के प्रतिपादक माने जाते हैं लॉक। लॉक के अनुसार व्यक्ति का श्रम उनकी योग्यताएं एक संपत्ति की तरह होती हैं, वह इसे बेच सकता है और दूसरा आदमी उसे खरीद सकता है। श्रम को खरीदने वाला श्रम को बेचने वाले के श्रम का न्याय संगत मालिक बन जाता है। इनकी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट है। नेक्स्ट आता है मैकियावेली के लेखकों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है, बताइए। तो मैकियावेली ने डिस्कोर्स लिखा है, दी गोल्डन एज लिखा है, दी आर्ट ऑफ वॉर लिखा है। उपयुक्त सभी मैकियावेली के द्वारा लिखे गए हैं। मैकियावेली के द्वारा लिखे गए लेख इस प्रकार हैं। डिस्कोर्स ऑन द फर्स्ट 10 बुक ऑन लिवी सही है।
द प्रिंस लिखी है, द आर्ट ऑफ वॉर लिखा है और द गोल्डन एज लिखा है। नेक्स्ट आते हैं, प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया है। तो द टियाओस में इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। प्लेटो ने अपना अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया है और टिमाउस के अंदर वास्तविक विश्व को प्रकट किया है। नेक्स्ट आते हैं, कथन कारण बताइए। कथन कहता है कि लॉस के लिए अधिकार अच्छे से पूर्व की स्थिति है, तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, कुछ के लिए स्वतंत्रता की हानि को दूसरों के बीच बांटे बृहद उत्तम द्वारा अधिकार बना लिया है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। रॉल्स ने न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए अनुबंध मूलक समाज दर्शन का सहारा लिया है। इनके अंतर्गत उसने मूल स्थिति की कल्पना की है। इनका वर्णन करते हुए रॉल्स कहते हैं कि इसमें लोग अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठे रहते हैं। यह एक काल्पनिक स्थिति है जिसमें मनुष्य अपनी अपनी आवश्यकताएं, हितों, निपुणताओं, योग्यता आदि से बिल्कुल बेखबर होते हैं। रॉल्स ने यह स्वीकार किया है कि कुछ समान स्वतंत्रता में कमी की जा सकती है, परंतु केवल इस शर्त पर कि इससे स्वतंत्रता की कुल मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए। अर्थात रॉल्स समाज में वंचित वर्गों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है जिससे वह भी समान अवसर का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है, राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे लिया गया है, तो ये लिखा गया है फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपराओं से। राज्य एवं क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से लिया गया है। कार्ल मार्क्स 19वीं सदी के महान मार्क्सवादी विचारक हैं। उनके अनुसार राज्य शोषण का यंत्र है। मार्क्स राजविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना करना चाहता है, इसके लिए उसने क्रांति का सहारा लिया है। नेक्स्ट आते हैं, अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्य के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया है, तो इन्होंने फेलिस, प्लेटो और हिप्पोडेमस उपयुक्त सभी के लिए अर्पित किया है। प्लेटो की भांति अरस्तु एक आदर्शवादी विचारक नहीं है। वह ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना नहीं करते जो कि प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए वह प्लेटो के आदर्श राज्य की कटु आलोचना करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, तुलनात्मक राजनीतिक एवं विश्व के प्रमुख संविधान से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित देशों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीसरे सत्र के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये बताइए कौन सा है। तो इसमें जो ऑप्शन है इसका हम डिटेल देखेंगे। अमेरिका के संविधान में 22वां संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद के लिए 2 बार से अधिक नहीं चुना जाएगा। फ्रांस के संविधान में वर्ष 2008 में संशोधन किया गया है और राष्ट्रपति अब केवल 2 पंचवर्षीय कार्यकाल के लिए ही चुनाव लड़ सकते हैं। नोट है कि प्रश्न में उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने को पूछा गया है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की ऐसी कोई अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है, पर वह जितनी बार चाहे चुनाव लड़ सकते हैं, किंतु फ्रांस में उपराष्ट्रपति का पद नहीं है, अतः कोई भी विकल्प इसमें सभी सही नहीं होगा, लेकिन आयोग ने इसका आंसर बी दिया था। नेक्स्ट आता है, यूएसए की राष्ट्रीय प्रणाली की सरकार की विशेषता कौन सी सही नहीं है, बताइए। तो मतलब यूएसए के राष्ट्रपति की जो प्रणाली है उसमें सही नहीं है वो बताना है। राष्ट्रपति का सीधे चुनाव होता है, सही है। राष्ट्रपति एवं विधानमंडल के कार्यकाल की निश्चित अवधि होती है, ये भी सही है। विधानमंडल और कार्यकारी के बीच शक्तियों का संलयन होता है, ये गलत है। राष्ट्रपति राज्य के प्रधान के रूप में कार्य करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। यूएसए की राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार की विशेषता निम्न प्रकार है। पहला, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। दूसरा, राष्ट्रपति राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति और विधानमंडल के कार्यालय की निश्चित अवधि होती है, ये भी सही है। फोर्थ, कार्यपालिका एक व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी ना होकर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। और पांचवा, कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते। नेक्स्ट आते हैं, आलमंड और बारवा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक संस्कृति के बारे में इनकी अवधारणा के
सामने समीप है तो ये हो जाएंगे ग्रेट ब्रिटेन, सबसे समीप हो जाएंगे कौन, ग्रेट ब्रिटेन। आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्याख्याओं में बहुमूल्य वाली राजनीतिक संस्कृति मिलती है, जिनमें जनसंख्या की एक बड़ी मात्रा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जनसाधारण के कल्याण की सुरक्षा आदि मूल्यों के किसी भी मात्रा के मिश्रण को प्राप्त करने में विश्वास करती है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों में जज को लोग निर्वाचित करते हैं? नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर में चुनिए। तो यूएसए में करते हैं और स्विट्जरलैंड में करते हैं। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, किंतु इन नियुक्ति की पुष्टि सीनेट द्वारा की जाती है। स्विट्जरलैंड में भी संघीय न्यायालय को संघीय न्यायाधिकरण कहा जाता है। न्यायाधिकरण का एक प्रधान और एक उप प्रधान होता है, जिसका निर्वाचन संघीय सभा द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किन देशों में न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं होता? तो यूके के लिए और फ्रांस के लिए न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं होता। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है और न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे संसद द्वारा पारित अधिनियम की वैधता की जांच कर सकें। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि संघवाद पुराना या लुप्त प्राय है? यह अपने प्रभाव में अनिवार्य तौर पर नकारात्मक है। यह सकारात्मक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। कार्य के प्रतिलिपिकरण के कारण वित्तीय रूप से महंगा है। तो ये कहा था H.J. लास्की के द्वारा। संघवाद पुराना है, यह अपने प्रभाव में अनिवार्य तौर पर नकारात्मक है। यह सकारात्मक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। कार्य में प्रतिलिपिकरण के कारण वित्तीय रूप से महंगा है। यह कथन H.J. लास्की के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं, कारण और कथन बताइए। कथन कहता है, आज सरकार का संसदीय रूप विश्व भर में सर्वाधिक स्वीकार्य प्रणाली है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, संसदीय प्रणाली में मंत्रीगण विधानमंडल में अपनी लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करते हैं और उसी को जवाबदेह होते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। संसदीय शासन प्रणाली के मूलभूत लक्षण होते हैं, पहला, राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्ण शक्तियों का संसद में केंद्रित रहना। दूसरा, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति निरंतर उत्तरदायी होना। तीसरा, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अभिन्न भाग के रूप में ही शक्तियों का धारक होता है। फोर्थ, कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल होता है। पांचवा, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का होना। छठवां, कार्यपालिका का गठन जो व्यवस्थापिका है उसके सदस्यों में ही होना। ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, स्पॉइल सिस्टम, यह शब्द किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह संरक्षक नौकरशाही के लिए प्रयोग किया जाता है। स्पॉइल सिस्टम, लूट पद्धति, वह शब्द संरक्षक नौकरशाही के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। इस पद्धति के आधार पर भर्ती संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। यह नौकरशाही का वह रूप है जिसमें लोक सेवकों की नियुक्ति उनकी तुलनात्मक योग्यता के आधार पर नहीं की जाती, वरन नियोक्ता और प्रत्याशियों के राजनीतिक संबंधों के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट आते हैं, राजनीतिक अवधारणा से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है कथन और कारण से। कथन कहता है कि लुशियन डब्ल्यू पाई के अनुसार समानता, क्षमता एवं विभेदीकरण राजनीतिक विकास की विशेषताएं हैं। पहला सही हो जाएगा। दूसरा, राज्य को इन पहलुओं को सुदृढ़ करने की चेष्टा करनी चाहिए। ये भी सही है, दोनों कथन सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास सांस्कृतिक विसरण एवं जीवन के पुरातन प्रतिमानों का नवीन मांगों के साथ अनुकूलन संबंध एवं व्यवस्थायीकरण होता है, अर्थात राज्य को नवीन मांगों के साथ अनुकूलन पहलुओं को सुदृढ़ करने की चेष्टा करनी चाहिए। लुशियन पाई ना राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें राजनीतिक विकास में कितनी 3 विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। इस प्रकार से ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। पारंपरिक समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? तो इसमें विस्तृत होता है, विशिष्टतावादी होती हैं और उपकरणीय या सहायक होते हैं। पारंपरिक समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया है
विस्तृत, विशिष्टतावादी और आरोपणीय होती है। समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण परिवार, औपचारिक शिक्षा संस्थाएं, औपचारिक संस्थाएं, जनसंचार के साधन और राजनीतिक दल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आधुनिकीकरण का संप्रदाय और उसके लेखक बताइए। संरचनात्मक संप्रदाय का संबंध है J.A. एलमंड से। मानकीय संप्रदाय का संबंध है महात्मा गांधी जी से। प्रौद्योगिकी संप्रदाय का संबंध है डेविड एप्टर से। और मनोवैज्ञानिक संप्रदाय का संबंध है डेनियल लर्नर से। आधुनिकीकरण का संप्रदाय और लेखक। संरचनात्मक संप्रदाय का संबंध है J.L. एलमंड से। मानकीय संप्रदाय का संबंध है महात्मा गांधी से। प्रौद्योगिकी संप्रदाय का संबंध है डेविड एप्टर से। और मनोवैज्ञानिक संप्रदाय का संबंध है डेनियल लर्नर से। नेक्स्ट आते हैं अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य सृजित करते हैं, यह कथन किसने कहा था? तो यह पार्किंसन के द्वारा कहा गया था। अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य सृजित करते हैं, यह कथन पार्किंसन ने कहे हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है बताइए। पहला, प्रत्येक संसद दिवस का पहला घंटा प्रश्न के लिए आरक्षित होता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, शून्यकाल 0 आवर संसदीय प्रथा के क्षेत्र में प्रारूपिक भारतीय नवप्रवर्तन है, तो ये भी सही हो जाएगा। 0 आवर की जो संकल्पना है वह भारतीय द्वारा दी गई है, ये सही है। नवलोक प्रशासन अद्वितीय रूप से अमेरिकन परिघटना है, तो ये भी सही है, तीनों सही हैं। फोर्थ, प्रशासनिक क्रियाओं पर न्यायिक नियंत्रण नैसर्गिक नियम से निकलता है, तो ये गलत हो जाएगा। नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से निम्न घटनाएं उल्लेखनीय हैं। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक सेवक के लिए उच्चतर शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन सही है। दूसरा, अमेरिका में आयोजित लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन, इस आधार पर नव लोक प्रशासन का विकास अमेरिकी परिघटना माना जा सकता है। शून्यकाल प्रथा का प्रारंभ भारतीय संसदीय प्रक्रिया की देन है। और संसद सत्र का पहला घंटा प्रश्न पूछने और प्रश्नकाल के लिए आरक्षित रहता है। इस तरह से 1, 2, 3 विकल्प सही हो जाएंगे, जबकि जो चौथा विकल्प है वह असत्य है। प्रशासनिक क्रियाओं पर न्यायिक नियंत्रण नैसर्गिक नियम से नहीं वरन कानूनी नियम से निकलता है, जिसे कानूनी प्रतिकार कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न। पहला है, संवैधानिक सरकार के बारे में निम्नलिखित कथन पर ध्यान दीजिए। और संवैधानिक सरकार यह है, सीमित सरकार का रूप होती है, तो पहला सही है। यह है जहाँ सत्ता संविधान से ली जाती है, तो ये भी सही है। यहाँ है जहाँ संविधान और कानून शक्ति का प्रयोग को सीमित करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। जहाँ राज्य के प्रधान को नाम मात्र की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। पहले 3 सही हैं। संवैधानिक सरकार के लक्षण निम्न प्रकार होते हैं। पहला, सीमित सरकार का रूप होता है। यहाँ जहाँ सत्ता संविधान से ली जाती है, जहाँ संविधान और कानून शक्ति के प्रयोगों को सीमित करते हैं, कानून का शासन होता है, नागरिक अधिकारों का प्रावधान होता है। नेक्स्ट आते हैं भारत में निर्वाचन संबंधी सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो निर्वाचन से संबंधित नहीं है, संथानम समिति नहीं है, जबकि ये भ्रष्टाचार से संबंधित थी और इसके लिए जो सतर्कता आयोग बनाया गया था संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर। तारकुंडी समिति निर्वाचन से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध निर्वाचन संबंधी सुधारों से है। भारत में निर्वाचन सुधार से संबंधित समितियां इस प्रकार हैं। तारकुंडी समिति जो कि 1975 में बनी थी, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में, संथानम समिति भ्रष्टाचार से संबंधित थी, इसका गठन 1962 में किया गया था। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस बात में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मौलिक अधिकार राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और एक को दूसरे के लिए त्याग नहीं किया जा सकता, तो ये सही है। ये किसने कहा था? मिनर्वा मिल भारत बनाम संघ में ये बात कही गई थी। मिनर्वा मिल मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। इसकी पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में केशवानंद भारती
विवाद में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम में व्यवस्थित है? राजा मन्नार समिति रिपोर्ट, फिर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया, फिर पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन आया और उसके बाद आता है सरकारी आयोग रिपोर्ट। सही कालानुक्रम में व्यवस्थित है। राजमन्नार समिति 1969, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973, पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन 1977, फिर आता है सरकारी आयोग की रिपोर्ट। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। उप प्रधानमंत्री और उनकी सरकार बताइए। मोरारजी देसाई का संबंध है कांग्रेस की पार्टी से। जगजीवन राम जनता पार्टी से आते हैं। देवी लाल ये आते हैं यूनाइटेड फ्रंट से। और LV आडवाणी का संबंध है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से। उप प्रधानमंत्री और उनकी सरकार है। मोरारजी देसाई 1967 से 1967 तक रहे हैं, कांग्रेस से थे ये। जगजीवन दास 1973 से रहे हैं, जनता पार्टी का संबंध है। देवीलाल सिंह ये 1989 से 1990 तक थे और ये यूनाइटेड फ्रंट से हैं। और LK आडवाणी यह 2002 से 2004 तक रहे हैं और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से संबंधित हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो BP मेनन नहीं थे, फजल अली और कुंजरू थे और पणिक्कर थे, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर। दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इसमें अन्य सदस्य थे KM पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास हुआ था। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में यह निर्णय दिया था कि मंत्रिमंडल में सदन के विश्वास का स्वयं संसद के पटल पर परीक्षण करना चाहिए? ये कहा गया था SR बोम्बई बनाम भारत संघ में। सर्वोच्च न्यायालय ने SR बोम्बई बनाम भारत संघ बाद में यह निर्णय किया था कि मंत्रिमंडल में सदन के विश्वास का स्वयं संसद के पटल पर परीक्षण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, संविधान के भिन्न भाग एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का निर्णय करना होगा। अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए करना होगा, जैसा कि शायद किसी अन्य न्यायालय को अभी तक करने के लिए नहीं कहा गया हो। यह किसने कहा था? ये कहा गया था न्यायाधीश हीरालाल कानिया के द्वारा। संविधान के भिन्न भाग एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का निर्णय करना होगा। अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए करना होगा, जैसा कि शायद किसी अन्य न्यायालय को अभी तक करने के लिए नहीं कहा गया है। यह कथन न्यायाधीश हीरालाल कानिया जी का है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी जाति, प्रजाति, जनजाति अर्थात जाति में समूह जाति के किसी हिस्से को राज्य अर्थात संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? तो ये भारत के राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। यह संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने, सीमाओं को बदलने और इस तरह के नामों को बदलने का भी अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अंतःराज्य परिषद का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो जो अंतर्राज्यीय परिषद है, इनका मुख्यतः काम होता है केंद्र और राज्य संबंधों को सुधारने पर वाद विवाद करना। अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य केंद्र राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्याख्या करते हैं। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदी जूनों के जल संबंधी विवादों का निर्णय का प्रावधान किया गया है। सरकारी आयोग ने यह स्थायी अंतर्राज्य परिषद के गठन की सिफारिश की है। बाद में अप्रैल 1990 में इस परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि केंद्रीय
सेवा अधिकारी अखिल भारतीय सेवा अधिकारी नहीं है, परंतु उनके काम की प्रकृति, नियुक्ति की प्रकृति और उन्हें सचमुच में अखिल भारतीय विशेषताओं के अनुरूप बना देता है, तो ये सही है। दूसरा, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी के विपरीत केंद्रीय सेवा अधिकारी राज्यों में काम करते समय राज्य सरकारों के अंतर्गत काम नहीं करते, ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। अब हम इसका विवरण देखेंगे। केंद्रीय सेवा अधिकारी अखिल भारतीय सेवा अधिकारी नहीं होते, परंतु इनके काम की प्रकृति, उनकी नियुक्ति की प्रकृति इन्हें सचमुच में अखिल भारतीय विशेषता के रूप में बनाती है। इनके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विपरीत केंद्रीय सेवा अधिकारी राज्यों में काम करते समय राज्य सरकारों के अंतर्गत काम नहीं करते। नेक्स्ट आते हैं, यूपीएससी का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता, बताइए। तो ये संघीय सरकार को भर्ती पद्धति से संबंधित सभी मामलों पर तथा सिविल सेवा में नियुक्त करने में जिन सिद्धांतों का पालन करना होता है उन पर परामर्श देते हैं, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर सरकार को परामर्श देते हैं, ये भी सही है। सिविल सेवकों को प्रभावित करने वाले अनुशासन संबंधी मामलों पर सरकार को परामर्श देते हैं, ये भी सही है। सिविल सेवकों के तबादले से संबंधित मामलों पर सरकार को परामर्श देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यूपीएससी के कार्य इस प्रकार होते हैं। यह संघीय सरकार को निम्न विषयों के संबंध में परामर्श देता है। पहला, संघीय सरकार को भर्ती पद्धति से संबंधित सभी मामलों पर तथा सिविल सेवा में नियुक्त करने में जिन सिद्धांतों का पालन करना है उन पर भी परामर्श देता है। दूसरा, पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर सरकार को परामर्श देता है। तीसरा, सिविल सेवकों को प्रभावित करने वाले अनुशासन संबंधी मामलों पर भी सरकार को परामर्श देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक अधिकार भारत में सिविल सेवकों को उपलब्ध नहीं होते, तो इन्हें राजनीतिक विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं होता, राजनीतिक आंदोलनों को समर्थन करने का अधिकार नहीं होता, ये राजकीय एवं राष्ट्रीय चुनाव में मतदान करने का अधिकार होता है, और राजकीय दलों को वित्तीय योगदान देना, ये तो वित्तीय योगदान भी नहीं दे सकते, तो 1, 2, 3 इनको ये अधिकार नहीं होते। भारत में सिविल सेवकों को राजकीय एवं राष्ट्रीय चुनाव में मतदान देने का राजनीतिक अधिकार उपलब्ध होता है, किंतु राजनीतिक विचार व्यक्त करने, राजनीतिक आंदोलनों को समर्थन देने, राजनीतिक दलों को वित्तीय आंदोलन योगदान देने का भी अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं भारत शासन और उनसे संबंधित मुद्दों के प्रश्न। पहला है, प्रभुत्व जाति का विचार निम्नलिखित में से किसने दिया था, तो ये M.N. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया था। M.N. श्रीनिवास ने प्रभुत्व जाति के विचार दिए हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, बताइए। राजनीतिक दल और उनके नेता। तेलंगाना राष्ट्रीय का संबंध है चंद्रशेखर राव से, सही है। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का संबंध है महबूबा मुफ्ती से, ये भी सही है। भारतीय जनता पार्टी कल्याण सिंह आते हैं, ये भी सही है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल से नवजोत सिद्धू नहीं आते। राजनीतिक दल और उनके नेता। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का संबंध है चंद्रशेखर राव से। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का संबंध है महबूबा मुफ्ती से। भारतीय जनता पार्टी का संबंध है कल्याण सिंह से, और नवजोत सिद्धू हैं भारतीय जनता पार्टी से ही आते हैं। जो नवजोत सिद्धू हैं वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं, पहले जनता पार्टी से थे। नेक्स्ट आते हैं, राज्यपाल को मुख्यमंत्री को निलंबित करने का अधिकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, बताइए। गवर्नर जनरल और उनके मुख्यमंत्री बर्खास्त। पहले धर्मराज ने अजय मुखर्जी को किया था, सही है। गोपाल रेड्डी के द्वारा चरण सिंह को किया गया था, और कुमुद जोशी के द्वारा NT रामाराव को नहीं किया गया था, और रोमेश भंडारी के द्वारा कल्याण सिंह को किया गया था। सी गलत हो जाएगा। राज्यपाल को मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार है, यह इसमें सम्मिलित बताइए। पहले हैं हमारे गवर्नर और मुख्यमंत्री। धर्मवीर ने अजय मुखर्जी को किया था, गोपाल रेड्डी के द्वारा चरण सिंह को किया गया था, रोमेश भंडारी के द्वारा कल्याण सिंह को किया गया था, लेकिन जो कुमुद जोशी हैं इन्होंने NT रामाराव को नहीं किया था। इसमें आपस में विवाद हुए थे और कुमुद जोशी ने विवादित बयान दिए थे। नेक्स्ट आते हैं, भारत में
दुर्लभता की राजनीति के बारे में निम्नलिखित में किसने बात की है बताइए। तो इसमें मायरोन वीनर के द्वारा बात की गई है। भारत में दुर्बलता की राजनीति के बारे में मायरोन वीनर के द्वारा बात की गई है। नेक्स्ट आते हैं लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न। पहला है पदोन्नति के लिए योग्यता निर्धारित करने की दक्षता रिकॉर्ड पद्धति किस में प्रयोग में लाई जाती है। तो ये लाई जाती है यूएसए में। अमेरिकियों ने कार्यकुशलता माप को एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र का कार्य बना दिया है। इन्होंने कर्मचारी कुशलता का निर्धारण करने के लिए इनका गणितीय स्वयं संचालित विशुद्ध एवं अत्यंत वस्तुनिष्ठ मार्गदर्शक बनाने का प्रयत्न किया है। नेक्स्ट आते हैं भारत में निम्नलिखित राज्यों में से 2013 तक किसने स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की है। तो ओम्बुड्समैन की स्थापना केरल के द्वारा की गई है। भारत में केरल राज्य में 2013 तक स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई है। महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले लोकायुक्त का गठन किया है। नेक्स्ट आते हैं संगठन का प्रथम सशक्त एवं सुसंगत सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने समझाया जाता है, किससे समझा जाता है। तो यह वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को समझा जाता है। संगठन का प्रथम सुसंगत सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत है। यह सिद्धांत 19वीं से 20वीं शताब्दी की प्रबंधकीय क्रांति से प्रेरित है। ट्रेली ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत को टेलर ने पूर्ण मानसिक क्रांति कहा है। नेक्स्ट आता है उस देश का नाम बताइए जिसने दूरस्थ भर्ती व्यवस्था सबसे पहले विकसित की है। तो ये चीन के द्वारा विकसित की गई है। दूरस्थ भर्ती व्यवस्था से आशय प्रतियोगिता के माध्यम से भर्ती किया जाना है, जिसमें सर्वप्रथम शुरुआत चीन ने की है, जबकि पर्शिया आधुनिक समय में एक वस्तुनिष्ठ भर्ती प्रणाली अपनाने वाला देश है। भर्ती के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1853 में योग्यता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसका वर्णन संपूर्ण लोक कार्मिक संरचना की महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में किया जाता है। तो ये भर्ती और चयन से संबंधित है। भर्ती और चयन का वर्णन संपूर्ण लोक कार्मिक संरचना की महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में किया गया है। भर्ती की सकारात्मक अवधारणा से तात्पर्य यह है कि विभिन्न सरकारी पदों के लिए उचित प्रकार के व्यक्तियों की खोज की जाए। चयन करते समय चयनकर्ता का लक्ष्य केवल कुशल एवं योग्यतम व्यक्ति को चुनना होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं नव लोक प्रशासन के उद्भव एवं विकास में निम्नलिखित युग प्रवर्तन घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं लोक सेवक के लिए उच्च शिक्षा पर हनी रिपोर्ट पहला आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा लोक प्रशासन के लिए सिद्धांत एवं व्यवहार पर फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस सेकंड नंबर पर हुई थी। फिर होते हैं मुनरो बुक कॉन्फ्रेंस होती है थर्ड नंबर पर, और फोर्थ नंबर पर होता है टूवर्ड्स आ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दी मुनरो बुक पर्सपेक्टिव प्रकाशन, ये फोर्थ नंबर पर हुई थी। नव लोक प्रशासन के उद्भव और विकास में घटनाओं का सही कालक्रम होगा। लोक सेवा के लिए उच्च शिक्षा पर हनी रिपोर्ट 1967, लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार पर फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस 1967, मुनरो बुक कॉन्फ्रेंस 1968, टूवर्ड्स आ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दी मुनरो बुक पर्सपेक्टिव का प्रकाशन 1971 में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं संगठन का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है बताइए। तो संगठन का सिद्धांत यह सौपनिक होता है, एकीकरण होता है, नियंत्रण की सीमा होती है, लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व इसमें नहीं पाया जाता। संगठन के 6 सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है। पहला पदस्वापान, दूसरा आदेश की एकता, तीसरा नियंत्रण की सीमा, चौथा समन्वय, पांचवा केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण, छठवां केंद्रीकृत बनाम स्वतंत्रता व्यवस्था। पदस्वापान का शाब्दिक अर्थ है श्रेणीबद्ध प्रशासन, अर्थात निम्न दर पर उच्चतर का शासन होता है। आदेश की एकता का अर्थ है संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी अपने से ऊंचे एक से अधिक अधिकारी से आदेश ग्रहण नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र को
प्रशासनिक सिद्धांत एवं अनुपयुक्त सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसने विभाजित किया है? तो इसको एच वॉकर के द्वारा विभाजित किया गया है। लोक प्रशासन की सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत एवं अनुप्रयुक्त सिद्धांत में विभाजित करने का कार्य एच वॉकर ने किया है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। पहला है, पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली पहली समिति कौन सी थी? तो पहली समिति थी अशोक मेहता समिति। पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली पहली समिति अशोक मेहता समिति थी, लेकिन जनता सरकार के पतन के कारण इस समिति द्वारा सुझाई गई सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। बाद में 1986 में LM सिंघवी समिति ने भी पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट आते हैं उपागम के रूप में विकास प्रशासन पर निम्नलिखित में से किसने जोर दिया है? तो इसमें रिंग्स, फेंसार्ड, हेडी और वीडनर इन सब के द्वारा जोर दिया गया है। उपागम के रूप में विकास प्रशासन पर निम्नलिखित विद्वानों ने जोर दिया है: वाइडनर, रिंग्स, हेडी, माउंटगोमरी और फेंसार्ड। विकास प्रशासन लोक प्रशासन का वह पहलू है जो कि सरकारी प्रभाव के माध्यम से गतिशील राजनीति, सामाजिक, आर्थिक एवं लक्ष्यों में परिवर्तन पर जोर देता है। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित प्रश्न। पहला है, उपागम नारीवाद और नारीवादी विचारक। पहला, क्रिटिकल सिद्धांत यह दिया गया है सांडा वाइट वर्थ के द्वारा। सामाजिक निर्माणवाद यह दिया गया है एलिजाबेथ फईगूल के द्वारा। उत्तर संरचनावाद का सिद्धांत चार्लोट हूपर के द्वारा दिया गया है। और उत्तर औपनिवेशिकवाद का सिद्धांत चंद्र मेहंती के द्वारा दिया गया है। उपागम नारीवादी और नारीवादी चिंतक से संबंधित प्रश्न। क्रिटिकल सिद्धांत ये सांड्रा वाइटवर्थ ने दिया है। सामाजिक निर्माणवाद एलिजाबेथ फ्यूगल के द्वारा दिया गया है। उत्तर संरचनावाद यह चार्लोट हूपर ने दिया है। और उत्तर औपनिवेशवाद यह चंदा मेहता द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, यह किसने कहा है कि डैश अहम स्थिति में फिर भी राज्य का परम सरोकार सत्ता के लिए नहीं परंतु सुरक्षा के लिए होता है। ये कहा गया था केनेथ वाल्ट्ज के द्वारा। डैश अहम स्थितियों में भी राज्य का परम सरोकार सत्ता के लिए नहीं अपितु सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह कथन नव यथार्थवादी विचारक केनेथ वाल्ट्ज का है। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य को एक संभावित शत्रु या अपनी सुरक्षा के लिए खतरों के रूप में देखता है। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का संस्थानिकवादी उपागम निम्नलिखित में से किस से सिद्धांतों से लिया गया है? तो ये लिया गया है प्रत्यायोजन एवं एजेंसी से। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का संस्थानिकवादी उपागम प्रत्यायोजन एवं एजेंसी में से सिद्धांतों को लिया गया है या लेता है। नेक्स्ट आते हैं, मोरावसिक के नव उदारवाद पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानून की 3 स्तरीय धारणा का प्रस्ताव किसने दिया है? तो ये एम स्लास्टर के द्वारा दिया गया है। मोरावसिक के नव उदारवाद पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानून की 3 स्तरीय धारणा का प्रस्ताव AM स्लाटर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आता है, सेमिनल रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस 1992 द्वारा अनुशासित प्रक्रिया का सही अनुक्रम क्या होगा? तो पहला है इनका निरोधक, राजनय कूटनीति, दूसरा पीस मेकिंग, फिर तीसरा है पीस कीपिंग और फोर्थ है शांति निर्माण। सेमिनल रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस 1992 द्वारा अनुशासित प्रक्रिया का सही अनुक्रम इस प्रकार होगा: निरोधक, राजनय कूटनीति, पीस मेकिंग, पीस कीपिंग और शांति निर्माण। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रश्न। पहला है, वैश्वीकरण निम्नलिखित में से किसे सूचित करता है? तो यह समय स्थान संपीड़ को, विश्व अर्थव्यवस्था के एकीकरण को, लोगों के बीच अधिक्षेत्रीय सिद्धांतों की वृद्धि को, उपयुक्त सभी को ये सूचित करता है।
भूमंडलीकरण राष्ट्रों की राजनीतिक सीमाओं के आर पार लेन देन की प्रक्रिया और उनके प्रबंध का प्रवाह है। विश्व अर्थव्यवस्था में आया खुलापन, आपसी जुड़ाव और परस्पर निर्भरता के फैलाव को वायुमंडली कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, किसने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट ना सिर्फ सुपर पावर अधिशक्ति है, वह हाइपर पावर या अतिशय सत्ता है। यह कहा था हूवर्ट वेदराइन के द्वारा। हूवर्ट वेदराइन के द्वारा कहा गया था। हूवर्ट वेदराइन ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट ना सिर्फ सुपर पावर है, वह हाइपर पावर है। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यूएन कॉन्फ्रेंस के स्थल और उनसे संबंधित मुद्दे बताइए। पहला आता है रियो डी जेनेरियो 1992, ये संबंध था पर्यावरण से। वियना 1993, इसका संबंध था मानवता से। कैरो 1994, इसका संबंध था जनसंख्या से। और जो बीजिंग 1995 है, इसका संबंध रहा है महिलाओं से। बिजी रहती हैं हमेशा महिलाएं, तो महिलाओं से संबंधित है। बीजिंग का 1995 में हुई थी। यूएन कॉन्फ्रेंस स्थल और उनके मुद्दे। रियो डी जेनेरियो में 1992 में पर्यावरण से संबंधित मुद्दे थे। वियना 1993 में मानवता से संबंधित सिद्धांत लिए गए थे। कैरो 1994 जनसंख्या से संबंधित मुद्दे थे। और बीजिंग 1995 यह महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाया गया था। नेक्स्ट आते हैं, बे ऑफ पिक्स शीत युद्ध के दौरान किस संकट से संबंधित है? यह संबंध था क्यूबा मिसाइल से। बे ऑफ पिक्स 1961 शीत युद्ध के दौरान क्यूबा मिसाइल संकट से संबंधित था। नेक्स्ट आते हैं, काली विधवाएं ब्लैक विडोस महिलाएं आतंकवादी हैं, ये किस देश से संबंधित हैं? तो यह संबंधित हैं चेचन्या से। काली विधवाएं या ब्लैक विडोस ये महिला आतंकवादी हैं और ये चेचन्या देश से संबंधित हैं। नेक्स्ट आते हैं, एशिया के साथ भारत का मिलन वचनबद्धता की कल्पना में स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया है। यह किसने कहा है? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एशिया के साथ भारत का मिलन वचनबद्धता की कल्पना में स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया है, यह जवाहरलाल नेहरू ने बताया है। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण बताइए। पहला कथन है, नेहरू के भारत को एशिया में अपनी वैध भूमिका अदा करने से रोकने वाले कारक एवं शक्ति या तो एक सीमा तक कम हो गए हैं या पुनः परिभाषित किए गए हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने की कोशिश करने के लिए शीत युद्ध का अंत एवं भारत के लिए सामरिक जगह का विस्तार व्यापक हो गया है, ये भी सही है। दोनों सही हो जाएंगे और आर की सही व्याख्या करता है। चूँकि अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने की कोशिश, शीत युद्ध का अंत, भारत के लिए एक सामरिक जगह का विस्तार व्यापक हो गया है, इसलिए नेहरू के भारत को एशिया में अपनी वैध भूमिका अदा करने से रोकने वाले कारक शक्ति या तो एक सीमा तक कम हो गए हैं या पुनः परिभाषित किए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, शांति के क्षेत्र के रूप में भारतीय महासागर पर घोषणा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली प्रस्ताव 2832 कब अंगीकृत किया गया था? इसको 1971 में अंगीकृत किया गया था। शांति के क्षेत्र के रूप में भारतीय सागर पर घोषणा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली प्रस्ताव 2832 1971 में अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, विविध से संबंधित प्रश्न। द फिलॉसफी ऑफ J.S. मिल नामक पुस्तक के लेखक हैं R.P. आस्ट्रूज। द फिलॉसफी ऑफ द जेम्स मिल नामक पुस्तक के लेखक हैं R.P. आस्ट्रूज। किसने कहा है कि आदमी वही होता है जो वह खाता है? ये कहा गया था फ्यूअरबाख के द्वारा। फ्यूअरबाख कहते हैं कि आदमी वही होता है जो वह खाता है। मास्क ने थीसिस ऑफ फ्यूअरबाख 1945 में लिखी है। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चिंतक और उनकी प्रमुख अवधारणाएं बताइए। पहले हैं वेंच, इनका संबंध है वेंच का वैश्विक न्याय से संबंधित है। गितियार, इनका संबंध है पारंपरिक लाभ के रूप में न्याय व्यवस्था से या न्याय से संबंधित हैं। और डोवार्किन का संबंध है इक्वलिटी पर
विचार दिया है इन्होंने। और नॉर्जे का संबंध है न्याय का हकदारी सिद्धांत। देखो वेंस के द्वारा वैश्विक न्याय पर सिद्धांत दी गई है। गतियार का संबंध है पारंपरिक लाभ के रूप में न्याय से। डवार्किन का संबंध है इक्वलिटी पर। और नॉर्जे का संबंध है न्याय की हकदारी सिद्धांत पर। नेक्स्ट आते हैं तिलक द्वारा निम्नलिखित पुस्तक में कौन सी नहीं है बताइए। तो तिलक के द्वारा दी ओरियन लिखा है, आर्किटिक होम्स इन वेदास लिखा है, गीता रहस्य लिखा गया है, लेकिन लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की पुस्तक है। तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक के नाम हैं दी ओरियन, आर्किटिक होम इन वेदास और गीता रहस्य। और लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। एल्विन टफलर ने अपनी पुस्तक पावर शिफ्ट में शक्ति के प्रकार में निम्नलिखित में से एक किसकी चर्चा नहीं की है। तो इन्होंने सामाजिक संरचना की चर्चा नहीं की है। हिंसा, संपत्ति और ज्ञान की परिकल्पना दी गई है। एल्विन टफलर ने अपनी पुस्तक पावर शिफ्ट में शक्ति के प्रकार में चर्चा की है हिंसा, संपत्ति और ज्ञान की। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने दावे के साथ कहा है कि आधुनिकीकरण को अत्यधिक विभेदित राजनीतिक संरचना, राजनीतिक शक्ति एवं सत्ता की समाज के सभी क्षेत्रों में विसरण के साथ संबंधित किया जा सकता है। ये कहा गया था एस.एन. आइजनस्टार्ट के द्वारा। एस.एन. आइजनस्टार्ट ने दावे के साथ कहा है कि आधुनिकीकरण को अत्यधिक विभेदित राजनीतिक संरचना एवं राजनीतिक शक्ति एवं सत्ता के समाज के सभी क्षेत्रों में विसरण के साथ संबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने चिंतक ने शेरों और लोमड़ियों की अवधारणा दी है। तो ये शेर और लोमड़ियों की जो अवधारणा है वह विल्फ्रेड पेरेटो के द्वारा दी गई है। पेरेटो के अभिजन सिद्धांत के अंतर्गत 6 प्रकार के अवशेषों की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, जिसके आधार पर व्यक्ति दूसरे पर प्रभुत्व जमाए रखता है। इसके 2 अवशेष होते हैं, पहला मिश्रित तत्व और दूसरा होता है समुच्चय सतत्व को महत्वपूर्ण माना गया है। मिश्रित तत्व का अर्थ होता है चालाकी और समुचित तत्व का अर्थ होता है बलपूर्वक, ये बल प्रयोग होता है। पेरेटो ने चालाकी और बल प्रयोग की तुलना क्रमशः लोमड़ी और शेर से की है। इन्हीं 2 तत्वों के बल पर शासक वर्ग समाज में अपनी सत्ता बनाए रखते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रिक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट नामक पुस्तक के लेखक हैं पॉल आर वॉश। पॉल आर वॉश ने फ्रैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट्स नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट आते हैं सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का पहला देश है स्वीडन। सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का पहला देश स्वीडन है। इसे 1766 में अपने नागरिकों को सूचना की स्वतंत्रता प्रदान की थी। भारत में सूचना पाने का अधिकार अधिनियम 2005 सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के स्थान पर आया है। सूचना का अधिकार कानून की जिम्मेदारी तय करेगा, जिसका निर्वाह न करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं पर्यावरण पर निम्नलिखित संधियों को सही आरोही क्रम में उनके कालानुक्रम अनुसार जमाइए या व्यवस्थित कीजिए। पहला है आर्कटिक संधि, दूसरा यूएन का समुद्री कानून, फिर थर्ड नंबर पर होता है क्योटो प्रोटोकॉल, फिर फोर्थ नंबर पर होता है जैव सुरक्षा पर कार्टेजोना प्रोटोकॉल। देखो पर्यावरण से संबंधित संधियां का आरोही क्रम इस प्रकार होगा। आर्कटिक संधि 1949, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, यूएन पर समुद्र कानून 1982, जैव सुरक्षा पर कार्टेजोना प्रोटोकॉल 2003। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, लेखक और उनकी पुस्तक बताइए। पहले हैं एस मुनि, इनका संबंध है पिक्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी। सी राजा मोहन का संबंध है क्रॉसिंग दी रूबिकॉन। और उर्मिला फर्नांडिस का संबंध है, उर्मिला फर्नांडिस या फर्निस का संबंध है एथेनिसिटी
एंड नेशन बिल्डिंग इन साउथ एशिया। और जे एन दीक्षित का संबंध है एनाटॉमी ऑफ द फ्लड, इनहेरिटेंस, एंडो पार्क रिलेशंस। लेखक और उनसे संबंधित पुस्तक। एस डी मुनी का संबंध है फैक्ट्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी। सी राजमोहन का संबंध है क्रॉसिंग दी रूबिकॉन। उर्मिला फडनिस का संबंध है एथनिसिटी एंड नेशनल बिल्डिंग इन साउथ एशिया। और जे एन दीक्षित का संबंध है एनाटॉमी ऑफ फ्लड, इनहेरिटेंस, एंडो पार्क रिलेशंस। इसके साथ हमारे आज के प्रश्न पत्र के सारे प्रश्न होते हैं सॉल्व। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 2014 का प्रश्न पत्र नेक्स्ट डे। तो बाय गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।